Dear students, myself Nathulan, Assistant Professor, Department of Physics and Biology, Conchakpur, Rajasthan। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो डिस्कस करूँगा, वेव पार्टिकल की जिसमें हम वेव पार्टिकल उसकी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशंस का डिस्कस करेंगे, अर्थात विकिरण की तरंग और कण कण के रूप में वेव की उत्पत्ति तथा फोटोन की पदार्थ अर्थात द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं और उनके प्रायोगिक सत्यापन, अर्थात ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं जिनके द्वारा विकिरण की तरंग प्रकृति प्रदर्शित होती है तथा ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिनके द्वारा विकिरण की कण प्रकृति प्रदर्शित होती है। सबसे पहले मैं आपको सामने बात करना चाहूँगा फोटोन की कि वास्तव में फोटोन होता क्या है। फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, आवेश शून्य होता है तथा ये प्रकाश के वेग से गति करते हैं। अपेक्षता के विशेष सिद्धांत के एप्लीकेशंस में हमने देखा था कि केवल वे ही कण प्रकाश के वेग से गति करते हैं जिनका रेस्ट मास 0 होता है, अर्थात विराम द्रव्यमान शून्य वाले कण ही प्रकाश के वेग से गति करते हैं। तो अब इसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि प्लांक की रेडिएशन थ्योरी क्या है। प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषण एटॉमिक ऑसिलेटर के द्वारा डिस्क्रीट यूनिट्स के रूप में होता है, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण विविध इकाइयों के रूप में होता है। इससे पूर्व यह माना जाता था कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण सतत होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं प्लांक की थ्योरी के अनुसार एक क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी थी ये, जिसके अनुसार ऊर्जा छोटे छोटे इकाइयों के रूप में बटी होती है और इन्हीं इकाइयों के उत्सर्जन और अवशोषण द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है, अर्थात सतत नहीं होता है। इसी थ्योरी के अनुसार जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और E प्रोपोर्शनल टू एच न्यू हम मान सकते हैं, जहाँ पर E बराबर एच न्यू और जहाँ पर एच जो है वो प्लांक नियतांक है। इसे मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी भी कहते हैं कि एनर्जी का जो क्वांटम है उसका मैग्नीट्यूड E बराबर एच न्यू होता है। यहाँ पर अब ये जो सबसे छोटी वैल्यू है वो एच न्यू कहलाती है। इसके बाद में 2 एच न्यू 3 एच न्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू के रूप में ये बढ़ती जाती है। अब ये जो ऑसिलेटर थे जिनके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है, इसकी एवरेज एनर्जी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई गई है। यह एवरेज E इक्वल टू एच न्यू अपॉन E की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1 होती है। जब H टेंड्स टू 0 हो यानी कि H जो है प्लांक नियतांक 0 की तरफ अग्रसर होता है तो एवरेज एनर्जी E का मान KT हो जाता है और यह मान ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत बोल्ट्जमान द्वारा दिया गया था उसके बराबर होता है, अर्थात बोल्ट्जमान द्वारा भी यही मान ऊर्जा के लिए दिया गया था जिसे ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत कहते हैं, जो कि एक क्लासिकल थ्योरी थी। अतः हम यहाँ ये कह सकते हैं कि H टेंड्स टू 0 की अवस्था में क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स से मेल खाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट से मेल खाते हैं। अब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अर्थात डी ब्रोगली की परिकल्पना। डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार से लाइट अर्थात प्रकाश की तरंग और कण प्रकृति होती है उसी प्रकार एक कण अर्थात जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन है उसकी भी तरंग प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह व्यवहार करे तो तथा कुछ ऐसे होने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो कण की तरह व्यवहार करता है। अब यदि कोई कण गतिशील है तथा इसका संवेग जो मोमेंटम है वो p है, तब उस गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंध होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है। अब लैम्डा तथा p का बीच में जो रिलेशन होता है जिसे डी ब्रोगली रिलेशन भी कहते हैं वह इस सूत्र द्वारा दिया जाता है जो है लैम्डा इक्वल टू h/p अर्थात h/mv, जहाँ पर h क्या है प्लांक कांस्टेंट है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो वेव की प्रॉपर्टी है तथा राइट हैंड साइड में जो p है वो किसी कण की प्रॉपर्टी है। वंस अगेन
पहली कंडीशन हम कंसिडर करते हैं कि h टेंड्स टू जीरो की हो यानी कि h टेंड्स टू जीरो हो तो वापस वही बात यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट से मेल खाते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि h का मान इसके वर्तमान मान 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल टू सेकेंड से और भी कम होता तो क्या होता। तो इस समय मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि वेव नेचर जो ड्यूअल वेव नेचर है यानी कि कण की तरंग प्रकृति को देखा जाना और भी मुश्किल हो जाता। डी ब्रोगली के बाद में दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एग्जैक्ट वैल्यू के साथ एक ही दिशा में और एक ही डायरेक्शन में एग्जैक्ट वैल्यू का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति में अनिश्चितता है डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता है डेल्टा पी एक्स, तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा h/2 से या तो बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात यह है कि डेल्टा एक्स की एक्स दिशा में स्थिति ली गई है तो उसी दिशा में मोमेंटम का कैलकुलेशन दोनों में अनिश्चितता रहेगी, अर्थात दोनों के एक साथ एक ही दिशा में। यहाँ दिशा इंपॉर्टेंट है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक्स दिशा की स्थिति के साथ वाई दिशा का मोमेंटम ज्ञात करना हो तो उस पर हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत लागू नहीं होता है। आपके सामने स्क्रीन पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 दिया हुआ है। अब इसके एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। पहली और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनअस्तित्व, अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं हो सकता, नॉन एग्जिस्टेंस। यदि मैं ये मान लूँ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है तो इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक में है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता जो है वो नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी, तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया 10 की पावर -15 मीटर। अब अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से हम इस फॉर्मूले की सहायता से संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हैं तथा संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करके मिनिमम संवेग की सहायता से हम मिनिमम ऊर्जा का यदि मान ज्ञात करें तो वह 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। और यह 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में यदि हो तो उसकी एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन किसी भी बीटा डिके के प्रैक्टिकल में बीटा डिके में कभी भी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ऊर्जा कभी भी किसी बीटा पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन की नहीं पाई गई है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नाभिक में नहीं हो सकता। दूसरी एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अर्थात हाइड्रोजन जो अणु है उसकी मूल अवस्था में ऊर्जा क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन यदि हम ये माने कि प्रोटॉन को केंद्र मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन उसके प्रथम कक्षक में चक्कर लगा रहा है, तो अब उसकी स्थिति में अनिश्चितता जो है वो एटम की रेडियस के बराबर होगी। और रेडियस के बराबर यदि अनिश्चितता है तो वापस संवेग का मान ज्ञात करते हुए यदि हम ऊर्जा का मान ज्ञात करें तो यह ऊर्जा का मान बोर मॉडल द्वारा प्राप्त प्रथम कक्षक की त्रिज्या के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात अनिश्चितता सिद्धांत यहाँ पर भी सही परिणाम देता है। तीसरी एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, अर्थात यदि हम ये कहें कि कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है तब उसकी टोटल एनर्जी अर्थात पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल एनर्जी के मिनिमम मान क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द्वारा सेम प्राप्त होता है, अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर तथा अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा भी यही मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हम ये मानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में जीवन काल 10 की पावर -8 सेकंड होता है। इसके पश्चात यानी कि इस समय के पश्चात इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, जहाँ पर अब यदि हम ये ऊर्जा समय में अनिश्चितता डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी का प्रोडक्ट भी जो है वह h/2 के बराबर हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। यदि हम इसका प्रयोग करें और डेल्टा टी का मान रख के डेल्टा ई का मान ज्ञात करें तो 3.3 गुणा 10 की पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि यह मान प्राप्त होता है। अब यदि वापस E बराबर h/न्यू जो सूत्र प्रथम स्लाइड में दिखाया गया था वहाँ से न्यू का मान ज्ञात करें
तो हमारे पास जिस प्रकार से ऊर्जा में अनिश्चितता स्वाभाविक विस्तार आया है, वैसे ही आवर्ती में स्वाभाविक विस्तार आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्साइटेड एटम सिंगल फ्रीक्वेंसी का फोटोन उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि न्यू माइनस न्यू डेल्टा न्यू से न्यू प्लस डेल्टा न्यू यानी कि इस आवर्ती परास के फोटोन उत्सर्जित करता है। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे फिजिकल फिनोमिना या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कौन से हैं जो रेडिएशन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, तरंग प्रकृति द्वारा ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। उनमें पहला है इंटरफेरेंस व्यतिकरण, दूसरा है डिफ्रैक्शन विवर्तन, तीसरा है पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण। अब इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, हम दो तरंगों के बारे में बात कर रहे हैं, जब दो तरंगे समान आवर्ती की हैं और एक दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तब माध्यम के किन्हीं स्थानों पर परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम हो जाता है तथा किन्हीं स्थानों पर आयाम न्यूनतम हो जाता है। तो यह घटना व्यतिकरण की घटना कहलाती है। व्यतिकरण की घटना के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तरंगे एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, अर्थात दोनों तरंगे कोहेरेंट हो, कला संबद्ध हो। कला संबद्धता का मतलब ये होता है कि यदि किन्हीं दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगे समान आवर्ती की हैं तथा उनमें किसी प्रकार का कोई कलांतर नहीं है, तब वह दोनों तरंगे कला संबद्ध तरंगे कहलाती है तथा वे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों में कलांतर नहीं हो, और यदि कलांतर यदि है तो वह कलांतर नियत होना चाहिए, अर्थात समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। व्यतिकरण में जैसे मैंने कहा कि कुछ स्थानों पर तीव्रता आयाम अधिकतम हो जाता है, तो उस स्थान पर तीव्रता भी अधिकतम हो जाती है तथा कुछ स्थान पर आयाम न्यूनतम हो जाता है, तो वहां पर तीव्रता भी न्यूनतम हो जाती है। अब जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर तरंगे समान कला में यदि मिलती हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, अर्थात समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। चित्र में देखिए, ये दोनों तरंगे समान कला में हैं, तो समान कला में होने के कारण से इनका आयाम ऐड हो जाता है, और यह देखिए परिणामी तरंग का आयाम दोनों का ऐड होकर 2 यूनिट प्राप्त होता है। समपोषी व्यतिकरण की खास बात यह है कि देखिए ये उचिष्ट और ये उचिष्ट तीनों का आयाम समान है तथा तीव्रता भी समान होती है। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण यानी कि जब दो तरंगे विपरीत कला में एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है। देखिए चित्र में आपके सामने दो जो तरंग हैं दोनों विपरीत कला में हैं, दोनों का आयाम समान है, तो परिणामी तरंग का आयाम 0 प्राप्त होता है, अर्थात तीव्रता भी 0 प्राप्त होगी। दोनों समपोषी और विनाशी व्यतिकरण को इस दोनों चित्रों से हम आसानी से समझ सकते हैं। अब है डिफ्रैक्शन। जब कोई तरंग गति कर रही है और उस तरंग की तरंगदैर्घ्य के समान लगभग समान साइज का कोई ऑब्स्टेकल या कोई स्लिट उसके मार्ग में आती है, तो वह जो तरंग है वो वहाँ से उससे यानी कि ये जो स्लिट है उससे या ऑब्स्टेकल के पश्चात फैल जाती है। इस फैलने की घटना जो है उसको विवर्तन कहते हैं। देखिए आपके सामने दो डायग्राम हैं। पहले डायग्राम में स्लिट की चौड़ाई अधिक है तो इससे विवर्तन का प्रभाव कम प्रेक्षित होता है। दूसरे स्लिट में चौड़ाई कम है तो विवर्तन का प्रभाव अधिक प्रेक्षित होता है, यानी कि तरंग का फैलाव अधिक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है कई बार जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था जिसने वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को शो किया तथा वो कौन सी घटना पर आधारित था। तो वह डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था जो डिफ्रैक्शन पर आधारित था और जिसने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को शो किया था। और यह पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को कन्फर्म किया था कि जो पदार्थ है द्रव्य है उसकी भी तरंग प्रकार की तरंग के जैसी व्यवहार होता है, तरंग के जैसा व्यवहार वो प्रदर्शित करती है। अब देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न। सबसे पहले अपन सिंगल स्लिट के बारे में बात करते हैं। आपके सामने देखिए ये स्लिट है, यहाँ पर तरंग आपतित है और आपतन के पश्चात यहाँ से स्लिट से गुजरने के बाद विवर्तित तरंगाग्र देखिए किस प्रकार से फैल रहा है, और इसका जो पैटर्न है वो हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें ये जो है वो केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाता है, और इसके बाद में ये जो है दोनों तरफ ये और ये
दोनों तरफ जो दो हैं ये द्वितीयक उच्चिष्ट कहलाते हैं, जिनकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। एक घटना पुरानी याद है आपको कि मैंने कहा था व्यतिकरण में सभी उच्चिष्ट जो थे उनकी तीव्रता समान होती है, लेकिन विवर्तन में सभी उच्चिष्टों की तीव्रता समान नहीं होती है। अब इसके साथ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए। ये दो स्लिट हैं, एक ये रही, एक इसके नीचे है। दोनों से जो तरंगागर जब निकलता है तो हम कहते हैं विवर्तित तरंगागर है और वो फैल रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि इस डबल स्लिट का रिजल्टेंट यानी कि पैटर्न कैसा प्राप्त होगा। यह प्रिंसिपल मैक्सिमा है और इसके दोनों तरफ ये स्लिट के सामने दो द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, यानी कि इन उच्चिष्टों की तीव्रता प्राथमिक या केंद्रीय उच्चिष्ट के कंपैरिजन में कम होती है और इसके बाद में अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता कम होती जाती है। अब यहाँ पर आपके सामने इन उच्चिष्टों के बाहर एक डॉटेड लाइन में एनवेलप शो किया गया है। यह एनवेलप सेम सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न का ही एनवेलप होता है। डबल स्लिट इसके अंदर ही सस्टेन रहती है, कोई भी उच्चिष्ट इसके बाहर नहीं आता है। आप दोनों में अंतर आसानी से दोनों में अंतर देख सकते हो, सिंगल स्लिट और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तीसरी घटना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन अर्थात कोई भी तरंग यदि एक से ज़्यादा ओरिएंटेशन में दोलन कर सकती है तो हम उसे पोलराइजेशन कहते हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, तथा वेव जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वो इन दोनों के ही लंबवत दिशा में संचरित होती है। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तथा वेव जो प्रोपेगेट हो रही है वो एक्स डायरेक्शन में है। और इसको अच्छे से समझने के लिए देख सकते हैं आपके सामने ये डायग्राम चल रहा है जिसमें ब्लू कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया गया है, रेड कलर में मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है और ये एक्स डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपेगेट हो रही है। ये पोलराइजेशन की घटना कहलाती है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से फिजिकल फिनोमिना हैं जो कि रेडिएशन की कण प्रकृति के द्वारा समझाए जा सकते हैं। अर्थात अब हम ये बात करेंगे कि यदि कोई इंसिडेंट फोटोन है या रेडिएशन है, वह किसी मैटर के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन करता है, यह उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो उसकी एनर्जी के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं या तीन प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। पहली है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरी है कॉम्पटन इफेक्ट और तीसरी है पेयर प्रोडक्शन। अब ऊर्जा के आधार पर तीनों को देखिए, ये आपके सामने शो हो रहा है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वर्सेस क्रॉस सेक्शन का जो कर्व है वो ये शो करता है कि लो एनर्जी रेंज जो है उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट है, हाई एनर्जी रेंज में पेयर प्रोडक्शन ज़्यादा डोमिनेंट है, तथा इन दोनों के बीच की अर्थात मिडिल एनर्जी रेंज जो है उसमें कॉम्पटन इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट है। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है, तब वह यदि फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु उसको कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपतित फोटोन है वो कंप्लीटली यानी कि पूर्णतया अवशोषित हो जाता है और उसके अवशोषण के पश्चात एटम के बाउंड शेल से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी उसके लिए सूत्र स्क्रीन पर है, ये hν माइनस Eb। hν इंसिडेंट फोटोन की ऊर्जा है तथा Eb इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, यानी कि जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है उससे जो अधिक ऊर्जा होगी वह इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फोटोन ऑफ लाइट यानी कि लाइट के फोटोन है ये इस धातु की सतह पर आपतित है और यहाँ पर आपतन के पश्चात ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या इसकी मैकेनिज्म है। पहली बात तो यह है कि जैसे ही लाइट का फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है उसी समय फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, यानी कि दोनों प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का समय नहीं लगता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि दोनों क्रियाओं के बीच में नैनो सेकंड से भी कम समय लगता है।
अब जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वह इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, जिसे हम कार्यफलन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यह यानी कि अब जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बंधन ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा के बराबर होगी, यानी कि इससे अधिक ऊर्जा पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यह जो मिनिमम एनर्जी का जो फोटोन है उससे संबंधित जो आवृत्ति होगी उसे हम दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दहली आवृत्ति अर्थात वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का फोटोन यदि धातु की सतह पर आपतित है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है। जैसे ही धातु की सतह पर देखिए, जैसे ही धातु की सतह पर, यह धातु की सतह है और यहाँ पर प्रकाश आपतित हुआ और इन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ जो कि एनोड द्वारा आकर्षित किए जाते हैं और इस प्रकार से विद्युत परिपथ पूरा होता है। तो यहाँ पर एक बल्ब दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण बल्ब के अंदर से धारा प्रवाहित होती है और बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है और हम धारा का मान इस मिली एम्पियर यानी कि मिली एमीटर जो लगा रखा है उससे भी देख सकते हैं। ये मैकेनिज्म यानी कि इस मैकेनिज्म में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैकेनिज्म है। अब दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि जब आपतित फोटोन की ऊर्जा 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो तब आपतित फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करके इंटरेक्शन करके फाई कोण से प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि अपनी ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी आपतित फोटोन की उससे फाई कोण से प्रकीर्णित हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फोटोन आपतित है ये इस डायरेक्शन से फाई कोण से प्रकीर्णित हो गया है। इस कॉम्पटन इफेक्ट में जो आपतित फोटोन था वह अपनी कुछ ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो थीटा कोण से प्रतिक्षिप्त अर्थात रिकॉइल हो जाता है, जो कि प्रारंभ में यहाँ पर रेस्ट अवस्था में माना गया है। इस इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपतित फोटोन या लाइट का फोटोन जो है वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर फोटोन कम्प्लीटली अब्जॉर्ब नहीं होता है, केवल यह अपनी कुछ ऊर्जा ही इस इलेक्ट्रॉन को देता है, शेष एनर्जी के साथ यह प्रकीर्णित हो जाता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो फाई कोण है इसका मान 0 से लेके 180 डिग्री तक कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है तो यह फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली ऊर्जा का मान भी 0 से एक अधिकतम मान तक कुछ भी हो सकता है। अर्थात दी जाने वाली ऊर्जा इस कोण फाई पर भी निर्भर करेगी कि किस एंगल से फोटोन प्रकीर्णित हो रहा है तथा कितनी ऊर्जा वो रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो था उसको दे रहा है। यहाँ पर जो स्कैटर्ड फोटोन है, प्रकीर्णित फोटोन है, उसकी ऊर्जा h न्यू डैश है तथा आपतित फोटोन की ऊर्जा h न्यू है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रकीर्णित फोटोन है उसकी ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। कम होने के कारण से यानी कि दोनों ऊर्जाओं में अंतर होने के कारण से हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग एक अप्रत्यास्थ अर्थात इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। अब प्रकीर्णित जो फोटोन है उसकी ऊर्जा कम है अर्थात उसकी तरंग दैर्घ्य का मान आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य से अधिक होगा। अब इस प्रक्रिया में जो आपतित फोटोन था वह किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ही अन्योन्य क्रिया करता है। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए इसको आपतित फोटोन रेस्ट में मानता है। अब चूंकि प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य से अधिक थी तो वेवलेंथ में तरंग दैर्घ्य में यह जो अंतर था, यह परिवर्तन था, ये कॉम्पटन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई एंगस्ट्रम। यानी कि यह एच अपॉन एम नोट सी जो लिखा हुआ है यह इसकी विमा तरंग दैर्घ्य की विमा होती है, इसलिए इसे कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0.0242 एंगस्ट्रम होती है।
अब यदि जो मैंने कहा था आपतित कोण पर निर्भर करता है, तो आपतन कोण प्रकीर्णित कोण का मान यदि 180 डिग्री हो तो डेल्टा लैम्ब्डा मैक्सिमम यानी कि तरंग दैर्ध्य में अधिकतम परिवर्तन जो है वो 0.0484 एंगस्ट्रम हो सकता है। ये देखिए आपके सामने एक मैकेनिज्म शो हो रही है जिसमें गामा रे फोटोन जो है वह किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में अन्योन्य क्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया के साथ ये प्रकीर्णित हो जाता है तथा स्वयं इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है। वो इलेक्ट्रॉन प्रत्यक्षित यानी कि रिकॉइल हो जाता है। हम इस मैकेनिज्म को आराम से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यह कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग कहलाती है। तीसरी जो घटना थी वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा यदि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो तब आपतित फोटोन किसी मैटर के साथ पेयर प्रोडक्शन की घटना के द्वारा अन्योन्य क्रिया करता है और इस प्रक्रिया में जो आपतित फोटोन है वह न्यूक्लियस के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में के प्रभाव में आता है और कंप्लीटली गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब ये हुआ कि दो पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहलाता है तथा एक पॉजिट्रॉन कहलाता है। पॉजिट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है जिसका समान द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश जो है वो विपरीत होता है। ये देखिए ये फोटोन जो है ये आपतित है और न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र में ये इस एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन में दो पार्टिकल्स का प्रोडक्शन करता है। ये इसलिए ये घटना पेयर प्रोडक्शन कहलाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान है वो 0.511 MeV होता है और जो पॉजिट्रॉन है वो इसका एंटी पार्टिकल होता है, इसलिए आपतित फोटोन की ऊर्जा कम से कम 1.02 MeV तो होनी ही चाहिए। इससे अधिक ऊर्जा होगी तभी पेयर प्रोडक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब आपतित फोटोन जो था वो उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता है, केवल न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र में ही यह अन्योन्य क्रिया करता है और दो पार्टिकल का प्रोडक्शन करता है। देखिए आपके सामने जो डायग्राम है उसमें यह फोटोन आपतित है और इस फोटोन का आपतन के पश्चात दो पार्टिकल का प्रोडक्शन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन की एक थ्योरी थी जिसमें द्रव्यमान E = mc² अर्थात द्रव्यमान का ऊर्जा में कन्वर्जन